हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके अलावा जो एक बहुत बेस कीमती टॉपिक है, टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये दो टॉपिक आज हम पढ़ेंगे, तो बड़े प्यार से समझेंगे। देखो, इसका मैंने एक बहुत बढ़िया फिगर बना रखा है। इस फिगर में आने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझा देता हूँ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। ठीक है, थोड़ा सा एक डायग्राम आपको रफ दिखा देता हूँ, फिर उस फिगर में जाते हैं। डायरेक्ट अगर उधर बताऊंगा तो समझने में दिक्कत हो सकती है। तो देखो, सबसे पहले यूनिफॉर्म डाइपोल क्या होता है आप लोगों को पता होना चाहिए। दो पोल्स होते हैं इक्वल मैग्नीट्यूड के, अपोजिट नेचर के, और एक दूसरे से बहुत कम डिस्टेंस पे सेपरेटेड रहते हैं। इसको इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। इसका डाइपोल मोमेंट P इक्वल टू कितना होता है, दोनों में से किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड इनटू सेपरेशन बिटवीन देम। ठीक है, अगर वेक्टर फॉर्म पर लिखें तो ऐसे लिखते थे। ये होता है आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल। उसके अलावा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, वो रीजन जहाँ पर को हर जगह आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एक बराबर रहे, उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जहाँ पर को इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बराबर है, अगर यहाँ 10 न्यूटन पर कूलम है तो यहाँ पे भी 10 न्यूटन पर कूलम होगा, यहाँ पे भी 10 न्यूटन पर कूलम होगा, यहाँ पे भी 10 न्यूटन पर कूलम। इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये प्लस क्यू चार्ज का है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ, तो हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड ई रहेगा। इतना क्लियर हो गया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स में एक रिलेशन होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि E इक्वल टू होता है F वेक्टर अपॉन, अब फोर्स किस पे लग रहा है, जब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी टेस्ट चार्ज को लेके आते हैं, प्लस क्यू नॉट पे लेके आ रहे हैं अगर बाई मान लो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो E इक्वल टू F अपॉन कितना होता था, क्यू नॉट होता था। या इलेक्ट्रिक फोर्स F इक्वल टू कितना होता था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू क्यू नॉट। क्यू नॉट क्या होता था, जो भी टेस्ट चार्ज को आप इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आ रहे हो। इतना आपको पता होना चाहिए। अब आज मैं क्या करने वाला हूँ बच्चों, सुनना। आज मैं इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जो हम लोगों को दिख रहा है, इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को लेके आने वाला हूँ। ठीक है, तो जैसे ही मैं एक इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखूँगा, ये आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, इसमें मैंने क्या करना है, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखना है ऐसे। अब डाइपोल के दो पोल होते हैं, एक माइनस क्यू चार्ज होता है और एक क्या होता है, प्लस क्यू चार्ज होता है। और डाइपोल का जो सेपरेशन होता है ये होता है 2L। और डाइपोल का जो डाइपोल मोमेंट है, हमेशा याद रखना, नेगेटिव से कहाँ की तरफ को होता है, पॉजिटिव। तो जब किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आप लोग रखते हो, किसी एंगल पे, मान लो थीटा एंगल पे रखते हो, तो इस इलेक्ट्रिक डाइपोल पर कितना टॉर्क लगेगा। टॉर्क का मतलब होता है अ कपल ऑफ फोर्स या रोटेटरी फोर्स, जो किसी भी चीज़ को रोटेट करने में हेल्प करता है। तो ये हमने पता करना है। तो सीधे उस फिगर में आते हैं अब। हाँ, ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देख रहे होंगे, ये है आप लोगों का मेन फिगर। तो इसमें हमने समझना है कि जब किसी डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो इस पर टॉर्क कितना लगता है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, एक प्लस क्यू चार्ज लिया। इस प्लस क्यू चार्ज का मैंने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा दिया है। समझ में आया, पैरेलल लाइन से दिखा रहा हूँ। इसका मतलब हर जगह आपका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। ठीक है, और डायरेक्शन सेम रहेगी। तो इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखा। देखो, ये दो पोल्स दिख रहे हैं ना आप लोगों के, ये वाला माइनस क्यू है तो ये क्या है, प्लस क्यू। तो इस डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड से आज मैंने थीटा एंगल पर रखा है। देखो, ये फील्ड के साथ जो बनने वाला एंगल है वो थीटा लिया है। तो आप कह सकते हो कि डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में थीटा एंगल पर रखा है। ठीक है, अब डाइपोल की जो लेंथ है ये मैंने 2L दिखा दी। और डाइपोल का डाइपोल मोमेंट हमेशा नेगेटिव से प्लस की तरफ होता है, तो इसको मैंने P वेक्टर लिखा है। तो जैसे ही इस प्लस क्यू चार्ज के यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल इन दो पोल्स को रखा, तो ये प्लस क्यू क्या कर रहा होगा, इन दोनों पोल्स पे कुछ ना कुछ फोर्स लगा रहा होगा। रिपल्सन का भी हो सकता है, अट्रैक्शन का भी हो सकता है। देखते हैं सबसे पहले इस प्लस स्मॉल क्यू पे कौन सा फोर्स लग रहा होगा। देख, प्लस प्लस को रिपल करेगा, तो इसकी वजह से इस पे जो फोर्स लगेगा वो रिपल्सन का फोर्स लगेगा यहाँ को। तो प्लस कैपिटल क्यू की वजह से प्लस स्मॉल क्यू पे लगने वाले फोर्स को मैंने F1 बोल दिया है। ठीक है ना। और आप लोगों को अभी अभी जस्ट बताया था कि F इक्वल टू कितना होता है, मैंने बोला था E इंटू क्यू नॉट, मतलब जिस पे भी फोर्स लग रहा है। आज यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज में लगने वाला फोर्स है, तो यहाँ पर को आ जाएगा, इस पे लगने वाले फोर्स को F1 लिखा है, तो F1 इक्वल टू प्लस क्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है आपका E। ठीक है, ऐसे ही देखो, ये प्लस क्या कर रहा होगा, इस माइनस को अपनी तरफ खींच रहा होगा।
तो प्लस क्यू की वजह से इस नेगेटिव चार्ज पे फोर्स यहाँ को लग रहा होगा, इस फोर्स को मैंने F2 वेक्टर बोला है। अब F इक्वल टू ई इंटू क्यू होता है, तो यहाँ पर को कितना हो जाएगा, इस माइनस क्यू पे लगने वाला फोर्स माइनस क्यू इंटू ई आ जाएगा। वेक्टर फॉर्म पे लिख रहे हैं इसलिए हम लोगों ने माइनस प्लस लगाया, प्लस का मतलब ये रिपल्सन है, माइनस का मतलब अट्रैक्शन है। समझ में आ गया। तो जैसे ही हमने डाइपोल को इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो हमने क्या देखा कि जो डाइपोल है आपका, इस पे दो फोर्स काम कर रहे हैं, एक F1 और एक F2। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो प्लस क्यू पे जो फोर्स F1 लग रहा है इधर को लग रहा है, और प्लस माइनस क्यू पे जो फोर्स लग रहा है इधर को। तो इस डाइपोल पे दो फोर्स काम कर रहे हैं बराबर। देख ये भी क्यू ई है, ये भी मैग्नीट्यूड में क्यू ई है, लेकिन डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है। समझ में आ गया ना। तो दो इक्वल मैग्नीट्यूड के फोर्स और अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि टोटल फोर्स कितना होगा इस डाइपोल पे लगने वाला, तो आप क्या बताएंगे। मैं बोलूँगा कि अगर आपका टोटल फोर्स ऑन किस पे बोला मैंने, इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल, बताओ मेरे इस इलेक्ट्रिक डाइपोल पे टोटल फोर्स कितना लग रहा होगा। तो ऑब्वियस है, टोटल फोर्स पता करना है तो टोटल फोर्स F वेक्टर इक्वल टू कितना होगा बताओ, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर, ऐसे तो निकलेगा। तो चेक करें, देखो F1 वेक्टर की वैल्यू कितनी है, F1 वेक्टर की वैल्यू है प्लस क्यू ई वेक्टर, ठीक है, प्लस दूसरा माइनस क्यू पे लगने वाला फोर्स F2 वेक्टर की वैल्यू कितनी है, देखो माइनस क्यू ई वेक्टर। अब आप ध्यान से देखो, एक प्लस का एक माइनस का है तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो नेट फोर्स कितना आ गया बताओ इस डाइपोल पे लगने वाला, 0। इसका मतलब इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो उस पर लगने वाला नेट फोर्स 0 है। मतलब मैं जैसे अभी खड़ा हूं, मान लो मेरे पर 50 न्यूटन का फोर्स यहाँ को लग रहा है, प्लस 50 न्यूटन का यहाँ को लग रहा है, मैं कहाँ को जाऊँगा बताओ। आप बोलोगे आप पे लगने वाला नेट फोर्स 0 हो गया तो आप कहीं नहीं जाओगे। सेम यहाँ पर को भी ऐसा ही है कि इस डाइपोल पे लगने वाला टोटल फोर्स 0 है। इसका मतलब देयर डज नॉट अकर एनी ट्रांसलेटरी मोशन ऑन डाइपोल, या कह सकते हो कि जो डाइपोल है इसमें ट्रांसलेटरी मोशन खत्म हो जाएगा। मतलब डाइपोल स्ट्रेट लाइन में ना तो इधर मूव कर पाएगा ना इधर मूव कर पाएगा, क्योंकि बराबर फोर्स लग रहे हैं इक्वल मैग्नीट्यूड के। समझ में आया ना। तो याद रखना पहली चीज, पहला पॉइंट, कि जब किसी डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पर रखते हैं तो उस पर लगने वाला टोटल स्ट्रेट लाइन फोर्स या ट्रांसलेटरी फोर्स कितना हो जाएगा, 0। तो याद रखना डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं करेगा। लेकिन अब ध्यान से सुनो, इस पे दो फोर्स काम कर रहे हैं, एक इधर को एक इधर को। तो इसकी वजह से क्या होगा, ये डाइपोल इस एक्सिस के अलोंग ऐसे रोटेट करने लग जाएगा जब तक वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पर ना आ जाए। मतलब ये है, इस पे मान लो ये पेन है, इस पे दो फोर्स काम कर रहे हैं। देख 10 न्यूटन का यहाँ को लग रहा है, 10 न्यूटन का यहाँ को लग रहा है, ना तो आगे बढ़ पाएगा ना पीछे। लेकिन इन फोर्सेस की वजह से देखो ये रोटेट कर पाएगा। देख ये इधर को लग रहा है और उतना ही नीचे को लग रहा है, तो इस वजह से क्या करेगा, ये अपने एक्सिस के अलोंग ऐसे रोटेट कर पाएगा। समझ में आया, जब तक इक्विलिब्रियम में ना आ जाए। तो मैं कहूँगा ड्यू टू दीज टू इक्वल फोर्सेस, ठीक है, क्या करेगा, डाइपोल अपनी एक्सिस के अलोंग रोटेट करेगा। ठीक है, तो कह सकते हैं कि ड्यू टू दीज टू फोर्सेस देयर अकर अ कपल ऑफ फोर्स, जो क्या करेगा, आपके डाइपोल को रोटेट करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो इसी कपल ऑफ फोर्स को बोलते हैं टॉर्क। टॉर्क का मतलब होता है रोटेटरी फोर्स। तो इन दोनों कपल ऑफ फोर्स की वजह से, कपल मतलब जोड़ा ही मान लो, एक इधर को लग रहा है एक इधर को, तो डाइपोल क्या करेगा, अपने एक्सिस के अलोंग रोटेट करेगा और इसी को बोलते हैं टॉर्क। तो अब लिखेंगे ड्यू टू दीज कपल ऑफ फोर्सेस, ठीक है, तो एक रोटेटरी फोर्स जनरेट होगा, उसी को हम बोलते हैं टॉर्क। तो मैं लिख रहा हूं, देखना, ड्यू टू दीज couple of forces, a rotatory force, ब्रैकेट में क्या लिख लेंगे, टॉर्क। ठीक है, एक्टिंग ऑन डाइपोल, टॉर्क एक्टिंग ऑन डाइपोल कितना हो जाएगा, देखो टॉर्क को टाउ से दिखाते हैं, किसे दिखाते हैं,
टाउ से। इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है देखना, इसका मैग्नीट्यूड होता है आइदर फोर्स, ठीक है, इनटू दोनों फोर्सेस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है आइदर फोर्स इनटू दोनों फोर्सेस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब देखो डाइपोल पे दो फोर्स काम कर रहे हैं, F1 की वैल्यू मैग्नीट्यूड में QE है, F2 की वैल्यू भी मैग्नीट्यूड में QE है। तो आइदर फोर्स मतलब दोनों में से कोई भी एक फोर्स ले लो, F1 ले लो या F2 ले लो, ठीक है। मैग्नीट्यूड लेना, ध्यान रखना, तो नेगेटिव और पॉजिटिव का साइन का कोई मतलब नहीं बनता है। तो चलो मैंने आइदर फोर्स मतलब दोनों में से कोई भी एक ले लो, F1 ले लो या F2 ले लो, मैंने F1 ले लिया है। और दोनों फोर्सेस की परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखने के लिए मैंने क्या किया, ध्यान से सुनना, ये देखो F2 वाली लाइन को पीछे को बढ़ाया 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 और F1 से जाने वाली लाइन को ऐसे नीचे को बढ़ाया। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, देखो ये जो ब्लू वाली लाइन है ना, अब ये इस पे भी परपेंडिकुलर, देखो F1 के लिए भी परपेंडिकुलर है और यही ब्लू वाली लाइन F2 वाली लाइन के लिए भी परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब F1 और F2 से जाने वाली जो परपेंडिकुलर लाइन है वो ये वाली होती होगी। तो इसको कुछ नाम दे देते हैं बच्चों। तो इस लाइन को नाम दे देते हैं हम लोग, इस कलर से दिखाते हैं, इससे देख, इस पॉइंट को बोल देते हैं A, इस पॉइंट को क्या देते हैं B और इस पॉइंट को क्या कह देते हैं C, ठीक है ना। तो इनके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, F2 और F1 की परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही तो है। तो इसको लिख देते हैं BC। क्या लिख देते हैं BC। तो इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोला तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है आपकी BC, ठीक है। BC मतलब ये वाली BC की बात कर रहा हूं। खैर, अब टाउ इक्वल टू कितना आ जाएगा, देख F1 की वैल्यू कितनी है प्लस QE, मतलब मैग्नीट्यूड लोगे QE, F2 की वैल्यू भी QE है, तो रख देते हैं यहाँ पे Q इंटू E, ठीक है, इंटू BC। अब BC की वैल्यू देखते हैं कहां से, देखो इन राइट ट्रायंगल ABC में देखते हैं। क्या बोला मैंने, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, देखो जरा ध्यान से, ABC में साइन थीटा लगा देते हैं, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा इक्वल टू एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, तो परपेंडिकुलर है ये आपका जो है BC और हाइपोटेन्यूज है आपका AC। तो साइन थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा BC अपॉन कितना आ जाएगा AC, ठीक है भैया। तो यहां से आप अगर BC निकालो तो BC इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसको इधर भेज दोगे AC साइन थीटा, ठीक है भैया। एक काम करते हैं, ये जो कर्ली ब्रैकेट है आपका इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ठीक है। ये तो BC की जगह रख दो AC साइन थीटा। तो हमारा जो टॉर्क है इसका फॉर्मूला आ गया Q इंटू E, ध्यान से देखना, और साथ में BC की जगह क्या रख देता हूं AC साइन थीटा। अब आप बोलोगे यार हमें तो AC भी पता है, A से C तक की डिस्टेंस 2L के बराबर है, बिल्कुल भैया। तो टाउ इक्वल टू कितना आ जाएगा QE और साथ में AC की जगह रख दिया मैंने 2L साइन थीटा। अब एक काम करते हैं ना, सुन, ये जो Q इंटू 2L है एक साथ ले लेता है, Q इंटू 2L को एक साथ ले लेते हैं और साथ में E साइन थीटा, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हम लोग जानते हैं बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, साइड में लिख देता हूं, सिंस डाइपोल मोमेंट Q इंटू 2L के बराबर होता है ना, इसको P बोलते हैं। तो डाइपोल मोमेंट P इक्वल टू Q इंटू 2L होता है, मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। तो Q इंटू 2L की जगह P रख सकते हो। तो यहाँ से हमारा जो टॉर्क टाउ है ये कितना आ जाएगा, Q इंटू 2L की जगह P रखोगे तो PE साइन थीटा। तो याद रखना बच्चों, जब भी किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर लगने वाला जो टॉर्क होता है टाउ वो PE साइन थीटा के इक्वल होता है। कोई दिक्कत तो नहीं है ना, ठीक है। ये मैग्नीट्यूड है, टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, पता है, एक जो रोटेटरी फोर्स है ना उसका इफेक्ट देखने को मिलता है हमें। तो अभी हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाला है, अब बात करते हैं इसकी डायरेक्शन कहाँ को होगी टॉर्क की, और इसको वेक्टर फॉर्म पे कैसे लिखते हैं, ठीक है ना। तो इसको मिटा देते हैं इधर वाला हिस्सा। ये आप लोगों को समझ में आया? अगर कोई दिक्कत है तो आप लोग पूछ सकते हैं, वरना इसको थोड़ा सा रिपीट करके देख लो, ठीक है, कुछ सेकंड पीछे जाके ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे।
लेकिन मैंने बोला टॉर्क की वजह से आपका डाइपोल सिर्फ क्या करेगा, अपने एक्सिस के अलावा ऐसे रोटेट करेगा जब तक वो स्टेबल ना हो जाए, ठीक है ना, ध्यान रखना। ठीक है, अगर इसको वेक्टर फॉर्म पे लिखना है, इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म, तो वेक्टर फॉर्म पर कैसे लिखते हैं, मैं आप लोगों को एक चीज बता रहा हूँ, क्लास 11 में पढ़ते थे। अगर आपके पास दो वेक्टर है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, ठीक है, तो इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है ना, ए क्रॉस बी, इसका मैग्नीट्यूड होता है ए बी साइन थीटा के इक्वल होता है, ठीक है। दो वेक्टरों का जब क्रॉस करते हैं तो ए बी साइन थीटा के इक्वल आता है। तो बताओ ए बी साइन थीटा को अगर ए क्रॉस बी कह सकते हैं तो पी साइन थीटा को क्या कह सकते हैं, बताओ, पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। तो वेक्टर फॉर्म पे जो आपको फॉर्मूला आता है टाउ का, तो टाउ इक्वल टू ए बी साइन थीटा ए क्रॉस बी, तो पी साइन थीटा कितना आ जाएगा, पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। तो जो टॉर्क है ना, डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के क्रॉस प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो ये है इसकी वेक्टर फॉर्म, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा ठीक है, और अब मैं आप लोगों को इसकी डायरेक्शन बताता हूँ। फिर आप लोगों ने अगर वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा है तो देखो यहाँ पे डायरेक्शन कैसे देखते थे। मान लो ये ए वेक्टर यहाँ को जा रहा है, आपका बी वेक्टर यहाँ को जा रहा है, ठीक है, और आपने दोनों वेक्टर एक दूसरे से थीटा एंगल पे है, और आपने किया ए वेक्टर का क्रॉस बी वेक्टर के साथ, तो आप देखते हो कि एक नया वेक्टर सी वेक्टर आता है। अब मैं आपसे पूछूं कि ये जो सी वेक्टर है इसकी डायरेक्शन कहाँ को होगी, तो आपने कुछ नहीं करना, आपने राइट हैंड, समझते हो ना, राइट हैंड ये है, तो राइट हैंड की फिंगर्स को ए वेक्टर पे रखना है, और राइट हैंड की फिंगर्स को ए से कहाँ की तरफ को कर्ल करना है, देखो बी की तरफ को कर्ल करना है। ए क्रॉस बी है तो आपने राइट हैंड की फिंगर्स को ए से बी की तरफ को कर्ल करना है ऐसे। तो राइट हैंड की फिंगर को जैसे ही ए से बी की तरफ को कर्ल करोगे तो थंब जहां को आएगा आपका, थंब आपका जहां को आएगा, थंब कहां को आ रहा है आपका, बाहर को आ रहा है, तो यही आपका सी वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा, अब ये मेरा स्क्रीन से बाहर को आ रहा है तो इसको मैं दिखाऊं कैसे, ऐसे दिखाऊंगा ना, अब ऐसे दिखा नहीं सकता, तो इसलिए एक काम करते हैं, जो आपका सी वेक्टर है इसको ऐसे दिखा देते हैं, ठीक है। लेकिन आप बोलोगे सी वेक्टर तो बाहर को आ रहा है, ऊपर को थोड़ी जा रहा है, तो बाहर के लिए ऐसे डॉट साइन यूज करते हैं, डॉट लगाया तो समझ जाएगा बाहर को, और अगर इस स्क्रीन से अंदर को जा रहा होता तो क्रॉस साइन यूज करते हैं, ठीक है ना भैया। ध्यान में एक छोटी सी बात, तो दो वेक्टरों का क्रॉस करना आ गया ना, तो सेम ऐसा ही मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ। देखो अब सुनना जरा ध्यान से, आपका ना जो डाइपोल मूवमेंट है वो यहाँ को जा रहा है, और आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, तो इसको दिखा देता हूँ सबसे पहले। जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, और आपका डाइपोल मूवमेंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, ऐसा हो रहा है आज, ठीक है, और दोनों एक दूसरे से कितने एंगल पे है, इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मूवमेंट थीटा एंगल पे। देख लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ डाइपोल मूवमेंट का एंगल थीटा है। आज P क्रॉस E इक्वल टू टाउ है, तो आप क्या करोगे, अपनी राइट हैंड की फिंगर्स को P से कर्ल करोगे E की तरफ। तो राइट हैंड ये है, राइट हैंड की फिंगर्स को सबसे पहले पहले वेक्टर पे रखोगे P पे। आज P क्रॉस E हो रहा है ना, तो ये जो है ना इनके बीच का एंगल थीटा है, ये तो सही है, लेकिन P से E की तरफ को कर्ल करना है तो आज ये एरो नीचे की तरफ को आएगा, ठीक है। तो राइट हैंड है, राइट हैंड की फिंगर्स को P पे रखो, और पहले से दूसरी की तरफ को घुमाना पड़ता है, तो P से E की तरफ को घुमाओ तो थंब मेरा अंदर को जा रहा है, कहाँ को जा रहा है, मेरा जो थंब है अंदर को जा रहा है। अब अंदर को जा रहा है तो अंदर के लिए क्या करेंगे, तो अंदर के लिए इसको आप ऐसे दिखाओगे, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में दिखाओगे, तो ये मेरे टॉर्क की डायरेक्शन होगी। अब आप बोलोगे आपने तो ये नीचे को दिखाया है, ये तो अंदर को जा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, इसके यहाँ पे आप क्रॉस लिख दोगे तो ये आपका बता देगा कि डायरेक्शन ऑफ टॉर्क टाउ जो है कहाँ को है, अंदर की तरफ को है। समझ में आ गया ना। तो याद रखना कि ये तो आपने वेक्टर फॉर्म लिखा, लेकिन डायरेक्शन दिखाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। हाँ, तो डायरेक्शन ऑफ टाउ वेक्टर लिख के आपने ये फिगर जरूर बनाना पड़ेगा। तो ये आप लोगों का किसी भी जब डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर लगने वाले टॉर्क के लिए फाइनल एक्सप्रेशन हो गया। अगर कोई दिक्कत है तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। अब इसके अंदर कुछ केस बनते हैं, वो केस मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। देखो कि ये टॉर्क कब मैक्सिमम होगा, कब मिनिमम होगा, ये सब देखते हैं, ठीक है ना। तो स्पेशल केसेस लिखता हूँ हेडिंग, स्पेशल केसेस, ठीक है। केस नंबर फर्स्ट, पहला केस, इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। 0 डिग्री मतलब समझते हो, जो डाइपोल है इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल आपने रख दिया है,
जीरो कब बनेगा बता, ये डाइपोल आएगा 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 घटेगा 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 जब इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल हो जाए। मतलब आप कह सकते हो कि जब आपका डाइपोल मोमेंट P पैरेलल हो जाए किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो आपका टॉर्क कितना आता है देखते हैं। हाँ, तो कि अगर डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल रखा हो तो क्या डाइपोल रोटेट करेगा या नहीं करेगा, तो टाउ इक्वल टू कितना आ जाएगा, पी ई साइन थीटा था ना, तो थीटा की जगह क्या रख दोगे, जीरो। बताओ साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है भैया, जीरो। तो जीरो से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका टॉर्क कितना आ गया, जीरो। ठीक है, इसका मतलब आपके डाइपोल पे कोई टॉर्क काम नहीं करेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आप बोलो कि थीटा के बदले अगर हम 180 डिग्री ले लें तो, मतलब 180 डिग्री मतलब डाइपोल को एंटी पैरेलल रखोगे, डाइपोल मूवमेंट यहां को होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो तब भी क्या आएगा देखना, टाउ इक्वल टू आएगा पी ई, बताओ साइन 180 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 180 डिग्री आएगा, साइन 180 की वैल्यू भी भैया जीरो होती है, तो जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका टॉर्क जीरो आ जाएगा। इसका मतलब कि डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल या फिर एंटी पैरेलल कैसे भी रख दो, डाइपोल पे लगने वाला टॉर्क कितना आएगा, जीरो। ठीक है, ये तो 0 डिग्री वाली होगी। अगर डाइपोल को 90 डिग्री पे रखूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखूं अगर मैं डाइपोल को, ठीक है, इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, सेकेंड केस है, डाइपोल को ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड के एकदम परपेंडिकुलर रखूं तो डाइपोल पे लगने वाला टॉर्क टाउ इक्वल टू कितना आ जाएगा, पी ई साइन 90 डिग्री। साइन 90 का वैल्यू कितना होता है बताओ, 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो टाउ इक्वल टू कितना आ जाएगा, पी ई। पॉजिटिव में आ रहा है तो इसका मतलब मैक्सिमम आ गया, तो सबसे ज्यादा टॉर्क लगेगा जब किसी डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के आप परपेंडिकुलर रखोगे। समझ में आ गया, तो डाइपोल पे लगने वाला टॉर्क मैक्सिमम होगा। तो ये है आप लोगों का पूरा टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम लोग देखते हैं कि अगर किसी डाइपोल को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो उस पर कितना टॉर्क लगेगा। टॉर्क कितना लगेगा ये नहीं देखेंगे, ये आपके सिलेबस में नहीं है, उस पर टॉर्क कैसा लगेगा, क्या उस पर टॉर्क लगेगा या नहीं लगेगा, और उसके अलावा क्या बोलते हैं, ओ डाइपोल आपका आगे पीछे मूव मतलब ट्रांसलेटरी मोशन करेगा या नहीं करेगा। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ना बच्चों अलग अलग जगह पे अलग अलग होगा, हो सकता है कहीं पे ज्यादा हो सकता है कहीं पे क्या हो, कम हो। ठीक है, तो मैंने ऐसे करके दिखा दिया, मान लो ये मेरा नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, देखो जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर है तो यहाँ पर को कम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नजदीक है तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे ज्यादा होगा। तो इस नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आप एक डाइपोल को रख देते हो, किसको रख देते हो, डाइपोल को, देखिए प्लस क्यू चार्ज है, ये इसका नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यहाँ एक डाइपोल को रखा, ये डाइपोल का प्लस क्यू चार्ज है, ये डाइपोल का कौन सा चार्ज है, माइनस क्यू। तो समझ, ये प्लस क्यू इस प्लस स्मॉल क्यू पे एक फोर्स लगाएगा, F1 वेक्टर इक्वल टू कितना होगा ये बताओ, इसकी वैल्यू होगी प्लस क्यू इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे कुछ और होगा यहाँ पे कुछ और होगा, ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बहुत दूर दूर है, यहाँ थोड़ा नजदीक है। ठीक है, एक और दिखा देता हूँ, चलो तो यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी नजदीक है, हाँ, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ज्यादा होगा, यहाँ पे कम होगा, तो Q इंटू ई वैक्टर नहीं आएगा, आज नॉन यूनिफॉर्म में तो E1 वेक्टर आएगा, और यहाँ पे डाइपोल पे लगने वाला फोर्स ये प्लस माइनस को अट्रैक्ट करेगा, तो ये आएगा F2 इक्वल टू, देखो माइनस Q है और इलेक्ट्रिक फील्ड को ले लो E2 वेक्टर। अब आप खुद देखो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बहुत नजदीक है, तो आप लोग सीधे कह सकते हो कि E1 वेक्टर बड़ा है आज किससे, E2 वेक्टर से। ठीक है, तो जो टोटल फोर्स आएगा ना आज, अगर आप लोग चेक करोगे कि टोटल फोर्स कितना आएगा, आप लोग निकालते हो F1 प्लस F2 करके। ठीक है, तो आज ये जीरो नहीं आ पाएगा, देखो क्यों नहीं आ पाएगा समझना जरा। F1 की वैल्यू प्लस क्यू ई वेक्टर के बदले E1 वेक्टर आ रहा है, और F2 की जगह कितना आएगा, माइनस क्यू इंटू कितना, E2 वेक्टर। अब आप ध्यान से देखो इन दोनों में से क्या कॉमन आ जा रहा है, Q कॉमन आ जा रहा है, तो जो आपका नेट फोर्स है ना Q अंदर आ रहा है E1 वेक्टर माइनस E2 वेक्टर। अब आपको बताया कि E1 बड़ा है E2 से, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो फोर्स है इसकी वैल्यू ये बड़ा है इससे, तो कुछ ना कुछ आएगी पॉजिटिव में, तो ये डज नॉट इक्वल टू जीरो है। इसका मतलब डाइपोल को अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो उस पर लगने वाला नेट फोर्स जीरो नहीं हुआ,
इसका मतलब डाइपोल मूव करेगा या तो यहाँ को या यहाँ को। वैसे अभी F1 बड़ा है F2 से, तो यहाँ को मूव करेगा। मतलब समझो कि मेरे को ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है कि मुझे यहाँ पर को लग रहा है फोर्स 80 न्यूटन, यहाँ को लग रहा है 10 न्यूटन, तो बताओ मैं कहाँ को जाऊँगा, यहाँ को जाऊँगा। समझ में आया ना? तो डाइपोल में कौन सा मोशन होएगा आज? ट्रांसलेटरी मोशन होगा। ट्रांसलेटरी मोशन होगा। हाँ, तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर डाइपोल को रखते हो तो डाइपोल पे ट्रांसलेटरी मोशन होता है। यूनिफॉर्म में नेट फोर्स 0 आता है, तो वहां ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होता था। दूसरी बात, क्या इस पे टॉर्क लगेगा नहीं लगेगा? ऑब्वियस है, दो फोर्स काम कर रहे हैं, तो इसकी वजह से डाइपोल अपने एक्सिस के अलोंग रोटेट भी करेगा। तो ट्रांसलेटरी मोशन के साथ साथ डाइपोल पे क्या भी काम करेगा? टॉर्क भी काम करेगा। क्या भी काम करेगा? टॉर्क भी काम करेगा। तो याद रखना, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर डाइपोल पे ट्रांसलेटरी मोशन साथ में साथ टॉर्क भी काम करता है। तो कह सकते हो हेलिकली मूव कर सकता है, जैसे ऐसे भी मूव करेगा, ऐसे भी मूव करेगा, ऐसे 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 होते हुए डाइपोल आगे की तरफ को बढ़ेगा। समझ में आ गया ना? तो इसके बारे में इतना ही जानना है आपने, इससे ज़्यादा कभी पूछता भी नहीं है, ठीक है? वैसे इसका डेरिवेशन भी करा सकता था मैं अलग अलग कंडीशंस के लिए, बट अभी वो आपने करना है नहीं, ठीक है? तो ये था आज का टॉपिक। तो बताओ, अगर कोई दिक्कत है तो आप लोग पूछ सकते हैं। अब आगे मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक थैंक यू।